अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रजिस्ट्रार ने बाकायदा दावतनामा भिजवाया है और वो है कि 25 तारीख को, अक्टूबर की 25 तारीख को फुल कोर्ट रेफरेंस होगा ऑन द रिटायरमेंट ऑफ जस्टिस काजी फायज ईसा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। दिलचस्प बात यह है कि इस फुल कोर्ट रेफरेंस जिस दिन होता है उसके बाद एक रूटीन है कि अशाया दिया जाता है आउटगोइंग ऑनरेबल चीफ जस्टिस के एजाज में, जिस पर आज काजी फायज ईसा साहब ने माजरत कर ली है और उन्होंने कहा है कि सरकारी खर्चे पर इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता और मैं चाहता भी नहीं हूं कि सरकारी खर्चा किया जाए मेरे सिर्फ एक इशाये पर के आउटगोइंग डिनर पर। और कहा बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 2 मिलियन यानी कि 20 लाख रुपए इशाये पे खर्च होते रहे, जो पहले इशाये ऐसे होते रहे, तो जिस पर काजी फायज ईसा साहब ने बाज़ाते खुद इस चीज़ का कह दिया है कि जनाब जिस दिन फुल कोर्ट रेफरेंस होगा उस दिन रात को इशाया नहीं होगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज फिर पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें मुसव्वदा खेला गया, मुसव्वदा दिया, मुसव्वदा आगे दिया, मुसव्वदा आगे आएगा, वापस आएगा, और ये मामला चल रहे हैं जिस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी हमें ये बताया कि जनाब आज हुकूमती मुसव्वदा उनके साथ शेयर किया गया है और उसके बाद ये मुसव्वदा जो है जनाब हम आपस में भी करेंगे। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एक मुसव्वदा आज तमाम जमातों के पास रख दिया और इस जो पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मिले हैं और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह भी कहा है कि नंबर्स गेम का मसला नहीं है, लेकिन तमाम सियासी जमातों को हम साथ लेकर चलना चाहते हैं। नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है सीनियर पॉलिटिशियन फवाद चौधरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके वक्त का। फवाद चौधरी साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल चल रही है ये, क्योंकि आप खुद माशाल्लाह वकील भी हैं और कानूनी मामलात को बहुत अच्छे तरीके से समझते भी हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज एक बात की छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो ज़रा सुन ले तो फिर मैं चाहूँगा उस पर कमेंट कर दें। जेयूआई का जो मौक़िफ़ है खास तौर पे वो आईनी बेंच का है या आईनी अदालत का है, इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन? अभी मैं इस बारे में कोई तबसरा नहीं कर सकता। कोशिश यही है कि पहले पीपल्स पार्टी और हम इत्तेफाक राय करें, फिर हम वो पीटीआई के सामने पेश करें और वो पीपल्स पार्टी अपने हुकूमती इत्तेहादियों के सामने पेश करें। तरतीब तकरीबन यही तय हुई है और इसी पे हम काम आगे बढ़ा। कितना टाइम लगेगा मौलाना? तो जिस वक्त भी ये वामा तय हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि हम कोई ताखीर के शौकीन नहीं है, लेकिन अगर हमने 18वीं तरमीम में 9 महीने लगाए थे तो कम से कम इसके लिए 9 दिन तो दिए जाए ना। फवाद चौधरी साहब, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि ये मुसव्वदा की वो पास ऑन गेम नहीं होती कि जी वो हमारे साथ शेयर करेंगे, हम पीटीआई के साथ, पीटीआई वापस, और फिर ये चल क्या रहा है। और फिर अभी जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़िद है और उन्होंने तो अपना जो है ड्राफ्ट शेयर भी कर दिया है, प्रपोज ड्राफ्ट है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे वो बज़िद है, तो लग क्या रहा है कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी? देखिए, पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट तो बड़ा मुख्तलिफ है जो पहले ड्राफ्ट आया है उससे, क्योंकि उसमें जो सूबाई हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र्स हैं वो शामिल नहीं हैं, उनकी जो घर भेजने का मामला था वो शामिल नहीं है, और इस तरह के जो सारे मामलात हैं वो शामिल नहीं हैं। और ये सिर्फ फोकस कर रहा है आपके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का भी जो प्राइमरी इशू है, पीपल्स पार्टी अनफॉर्चुनेटली, देखें पहली बात तो लगता है कि सिंपल है जी, गवर्नमेंट के पास नंबर नहीं है अभी तक। अगर नंबर होते तो वो कल बिलावल भुट्टो साहब ने बड़े कन्वीनियंटली बोला कि नंबर्स पूरे हैं, ताम हुकूमत तमाम जमातों से मुशावरा चाहती है, और पहले उन्होंने कहा था हमें मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाएंगे, कोशिश है हमारी, लेकिन उनके बगैर भी नंबर पूरे। लेकिन ज़मीर, अब तक जितने मामलात आए हैं, 9 फरवरी के इलेक्शन ले लें, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद से लेके अब तक, इस हुकूमत से ये तवक्को करना कि वो कोई इखलाकी कदर की वजह से कोई फ़ैसला कर लेगी, वो तो अब से है ना। इस हुकूमत से ये कहना कि वो कोई कंसेंसस क्रिएट करना चाहती है या वो कोई बड़े कोई खुले दिल के लोग हैं जो बाकी जमातों के साथ, तो इस तरह का तो कोई उनका मसला नहीं है। आइन, कानून, इखलाकियात को तो इस हुकूमत ने बिल्कुल नहीं छेड़ा। सो अब तो तक जो डिले है 63A के हवाले से वो भी ऐसे ही है। अच्छा, मतलब ये दैट इज द कॉन्फिडेंस व्हिच बिलावल इज गेटिंग। जाहिर है नहीं, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखिए 100%
अगर आपका नंबर पूरे होते, चाहे वो लोटे बना के भी होते, इन्होंने अमेंडमेंट करा लेनी थी। ये अमेंडमेंट सिर्फ इसलिए नहीं करा पा रहे कि नंबर पूरे नहीं हैं, और मौलाना फजलुर रहमान बहुत ज़रूरी हैं अमेंडमेंट के लिए। अगर उनके नंबर नहीं आते, अमेंडमेंट के नंबर पूरे नहीं हैं। सो पहली बात तो ये। अब मौलाना फजलुर रहमान की जो बेसिक शर्त है वो एक तो ये है कि आप ये इसको 25 से बाद आप देखें। अभी इसको इतनी जल्दी की जरूरत नहीं, जो उन्होंने कहा था कि एससीओ के बाद तक ले जाए। हाँ, अभी उन्होंने कह दिया कि 9-10 दिन में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाए, और ये पीपल्स पार्टी कह रही है कि आप नई अदालत बनाएं। नई अदालत वो इसलिए चाहते हैं कि जी मौजूदा जजेस के को फारिग करके सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त्म हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना देंगे, अपनी मर्जी के हम 5-7 नए जज लगाएंगे, तो उसके बाद हम हुकूमत करेंगे। उनका मकसद तो यही है। लेकिन इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान को रोंद के ना पार्लियामेंट के अंदर और ना पार्लियामेंट के बाहर कुछ इस किस्म के इकदाम किया जा सकता है। क्योंकि आपने देखा सिर्फ पीटीआई ने जब अनाउंस किया धरना, तो पूरा इस्लामाबाद और पूरा पाकिस्तान एक दफ़ा हिल गया था। और अगर मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान मिलके कोई धरना अनाउंस कर देंगे तो फिर तो हुकूमत वो कंटिन्यूअसली पिछले 7-8 महीने से इस चीज के डिनाइल में है कि जी नहीं हम इकट्ठे नहीं। तो जब आप दीवार से पुश कर देंगे तो आ जाएंगे ना इसके ऊपर। अभी तो देखिए ना, जितना फोकस मौलाना पे रहा है वो तो अभी तक तो नहीं लग रहा है कि दीवार के साथ लग गए। वो तो बड़े हाँ, तो अभी तो वो अमेंडमेंट के लिए जो है वो आखिरी जा रहे हैं ना। अभी तो मेन अपोजिशन मौलाना नहीं लीड कर रहे हैं ना, तो मौलाना को साथ रखना मजबूरी है हुकूमत की। अगर मौलाना इस वक्त सारा जो तुरप का पत्ता है आईनी तरमीम के हवाले से वो मौलाना फजलुर रहमान है। मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल सही है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि जी 25 से पहली होनी चाहिए। और अगर ये फुल कोर्ट रेफरेंस का आपको मालूम है, जिस तरह आज आ गया इनविटेशन भी कि 25 तारीख लेकिन ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये देखिए नए चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन पहले हो जाएगा, आपको लगता है? क्योंकि ज्यादातर जो है वो कहा यह जा रहा है कि जी पहले आईनी तरामीम होंगी, फिर अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, या जो भी तरीकाकार, जो नया तरीकाकार होगा उसके तहत। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। असल इशू ये हो रहा है ना, 2 दिन पहले अटॉर्नी जनरल मिले थे सीनियर प्यूनी जज को, मंसूर अली शाह साहब को, और उन्होंने उनको यकीन दिलाया था कि आपका नोटिफिकेशन हो जाएगा और आईनी तरमीम भी हम इस तरह से करेंगे और उस तरह से करेंगे, बेंच लेके आएंगे, ब्ला ब्ला। लेकिन यूँ लग रहा है कि आईनी तरमीम के ऊपर फिर वो बात बनी नहीं, और मंसूर जो अटॉर्नी जनरल हैं या तो वो फ्रॉड कर रहे थे और जजेस के साथ कि आप कुछ ना करें, और उनको ऐसे ज़रा तसल्ली दे रहे थे, और इधर से वो तरमीम पे ले आए हो। क्योंकि देखें ना, नंबर पूरे ना होने की एक और निशानी ज़मीर ये भी है कि जो MNAs को देखें, जावेद वड़ाइच के डेरे को गिराया गया, आदिल बाज़ई का मार्केट जो है गिराई गई, जो खातून MNA भावलपुर से उनके घर को सील किया गया, फिर जो ये हाजी इम्तियाज़ के साथ, घुमन साहब के साथ रियाज फतेहाना का बेटा अब तक गायब है। तो साफ लग रहा है ना कि ये नंबर पूरे नहीं है, वरना इन टैक्टिक्स की क्या ज़रूरत थी। और दूसरे ने शायद फैसला किया हो कि थोड़ा बहुत इन जजों को भी जो है वो साथ रखा जाए। लेकिन मुझे ये पर्सनली लगता है कि ये तरमीम जो है एक कोशिश तो पूरी होगी करने की, लेकिन अब 15 तारीख, अभी आपने इस्लामाबाद में देखा वकीलों का इतना बड़ा इज्तिमा हुआ, 15 तारीख को कराची में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन जो है वकीलों का होने जा रहा है। और आज आपने फायज़ ईसा साहब का सुन लिया कि वो बड़े नाराज़ हैं कि सीनियर वकील जो हैं जी वो बात नहीं करते। इलेक्शंस आ रहे हैं 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, तो ये लॉयर्स मूवमेंट तो बिल्कुल ऑन द एज है, ये तो शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक सोच शायद गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट बेंचेस के अंदर, या सिर्फ PMLN के स्टॉल वॉर्ड्स के अंदर ये भी है कि हम ये इस केओस में ना पड़े, और जो पहले तरीकाकार है उसको चलने दें, और उसके बाद फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस, अगर वो मतलब प्रपोज्ड नेक्स्ट चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, फिर हम आईनी तरमीम लेके आए बाकायदा ऑन बोर्ड लेके, ताकि स्मूथ सेलिंग हो। तो एक सोच ये भी है कि जनाब ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ना बनाया जाए। ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का आइडिया तो तबाहकुन है, स्पेशली एज ए लॉयर कह रहे हैं या एज ए पॉलिटिकल? एज ए लॉयर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप देखिए ना, जो पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है वो कह रहे हैं 4 सूबों में भी हम आईनी अदालतें बनाएंगे। मुझे तो एक तो समझ नहीं आती है, एस्टैब्लिशमेंट ने पहले उस वक्त के 4 लोगों ने अपने ज़ाती इंटरेस्ट के लिए 18वीं आईनी तरमीम होने दी, जिससे फेडरेशन का बेड़ा गर्क हो गया। आपकी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है। उसके बाद तो बड़े खुश थे पीपल्स पार्टी वाले के जी देखें अब हुकूमत ने काम करना शुरू किया, बहुत सी वजारतें खत्म की जा रही हैं, और वो कह रहे हैं कि ये 18वीं तरमीम का वो भी उनको जा रही हैं सूबों को। और उसके बाद आप आईनी अदालतें बना रहे हैं, तो उसके नतीजे में फेडरेशन
बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि लेकिन हर सूबा फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और ईच प्रोविंस हेड। देखे ना, वो तो फेडरल कोर्ट में वो भी गलत है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप ये जो सारे जो 2/3 वकील हैं आपके, वो तो लाहौर से हैं। आप उनको फारग करके आप चाहते हैं कि हर जगह से सिर्फ 2-2 लोग जो हैं वो हम उठा दें, और इसके नतीजे में जो प्रोविंशियल स्पेशली जो ऊपर तो चले बराबर कर दें, जो भी मर्जी करें, लेकिन जो आप कर रहे हैं ना, ये जो आप प्रोविंशियल बना रहे हैं, ये तो एक दूसरे के खिलाफ आप क्या पाकिस्तान तोड़ने की साजिश कर रहे हैं ये करके, क्योंकि हर वो कहते हैं कि जी बहुत से ऐसे मैटर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं, मुझे तो नहीं इसके मालूम, लेकिन कोई वर्ड होता है कि जी ऐसे क्रिमिनल केसेस भी ऐसे होते हैं व्हिच हैज गॉट एन इंप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है ना। तो इन अब आपकी जो सैलरी है उसके ऊपर लेट से टैक्स लग गया है, तो आपने उसको चैलेंज करना है। अब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ये इस स्टैट्यूट के भी खिलाफ है, बट आइन के भी खिलाफ है। तो आप तो हर जगह मिक्स क्वेश्चन होता है आइन कानून का, तो आप इसके बाद क्या करेंगे कि पहले यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से फाइनल होते थे फैसले, फिर आप आईजी अदालत में चले जाए। ऐसे अहमकाना सा एक बिल्कुल स्कीम है, और इसीलिए बड़े माइंड्स बैठे हुए हैं ये चीजें बनाने के लिए। पीपल्स पार्टी हैज गॉट लाइक यू नो एक बड़ी, कोई भी नहीं माइंड्स, क्या यहाँ पे कोई भी नहीं बैठे हुए। जिस तरह इन्होंने पहले अकल की, यहाँ पे सेल्फ सर्विंग जो है वो होते हैं आइडियाज़, ये भी सेल्फ सर्विंग आइडिया है कि मर्जी के जज लग जाएं और हमारे फैसले जो हम अपने सियासी मुखालफों को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं तो उसके मुताबिक वो फैसले करते जाएं। इसमें असल तो जो अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान हर्ट हो रहा है। पहले भी फेडरेशन को 18वीं आईनी तरमीम के नतीजे में शदीद नुकसान पहुंचा, और अब इसके नतीजे में तो बिल्कुल फेडरेशन बैठ जाएगी। लेकिन ना इससे स्टेबिलिटी आनी है। आप आज तरमीम लेके आएंगे, कल लॉयर्स मूवमेंट शुरू हो जाएगी। आप पहले पीटीआई, लेकिन कहा जा रहा है कि लॉयर्स भी डिवाइडेड है, और दूसरा एक बड़ी दिलचस्प बात भी चल रही है कि मतलब ऑपोजिशन में से खास तौर पर मौलाना साहब ने भी कहा कि जनाब आप मतलब सियासत ना लेके आए इस जुडिशरी में। है ही सियासत है और क्या है, इज अ पॉलिटिकल ऑर्गन। और इसमें देखें ना, अभी इनका प्रॉब्लम यह है कि इनको इंडिपेंडेंट जजेस के साथ गुजारा नहीं है, इनको सबसर्विएंट जजेस चाहिए। फायज ईसा साहब ने जिस तरह जाके 3 सीटें दे दी पहले असम्बली में, इसको PMLN को रिकाउंट करवा के उन बेंचेस की सरबराही की, फिर ट्रेस हटे का फैसला उन्होंने कर दिया, पहले बल्ला उन्होंने कर दिया। इनको इस तरह के जजेस चाहिए, इसके अलावा चल ही नहीं सकते। वो तो फिर मंसूर अली शाह साहब ने इंतखाबात भी नहीं होने दिए थे, बहुत नुकसान किया, बहुत नुकसान। वो अब है, आप भी तो आज तो पार्लिमानी कमेटी में PTI की सीनियर लीडरशिप भी बैठी हुई थी जाके। अब PTI की सीनियर लीडरशिप की तो खैर माशाल्लाह आप समझ ही नहीं आई ना कि उनकी क्या मतलब। कल आप फ़लस्तीन के कॉन्फ्रेंस पे आप नहीं गए कि जी हम नहीं जा रहे, हम रुस्से हुए हैं, और 24 घंटे बाद आप आईनी तरमीम की कमेटी में चले गए हैं। परसों आपने D चौक में एहतजाज ख़त्म किया, घंटे बाद फिर शुरू कर दिया। ये तो खैर मैं इनका क्या कहूँ। आपके मैंने एक गुफ्तगू सुनी, आपने कहा कि इस वक्त PTI जो है वो सिर्फ 2 चीज़ें हैं, वन इज बानी PTI इमरान खान साहब, और दूसरा वर्कर। दरमियान में इट्स अ गैप। दरमियान में कुछ नहीं है, दरमियान में तो बस फिलर्स ही हैं, इधर उधर से इकट्ठे किए हुए हैं, उनको कुछ पता नहीं है। लीड करते हैं आके, मतलब काफी जोर डाल रहे हैं, पार्लियामेंट में शोर मचाते हैं, पार्लियामेंट में बाकायदा आवाज उठाते हैं। देखो मीर, आपको फ़ायदा यह है कि आप पाकिस्तान की हिस्ट्री और जर्नलिज्म से तवील अरसे से वाबस्ता हैं। आपको याद होगा कि बीबी शहीद ने 16 MNAs के साथ किस तरह से नून लीग को पार्लियामेंट के अंदर जो है आउट क्लास कर दिया था। ठीक है, दिस इज हाउ द पार्लियामेंट्री पार्टीज वर्क। बीबी स्टेचर वाज समथिंग ना, तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, अब यहाँ पे तो नहीं है ना, कोई लीडरशिप ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। शाह महमूद कुरैशी साहब, अच्छा जी, अब अगर खान साहब दैट से उन पर पाबंदी है तो आप शाह महमूद कुरैशी साहब के पास जाएं। आप क्यों नहीं कोट लखपत में जा रहे हैं, उनसे क्यों नहीं कोई पूछ रहा? तो शाह महमूद कुरैशी साहब तो खुद जेल में है। तो यही मैं कह रहा हूँ ना, कोट लखपत में जाके उनसे मिलें, महमूदुर रशीद से मिलें, इजाज चोई साहब से मिलें। ये 3-4 वकील हैं, वो पहुंच जाते हैं ना, उनका कोई पार्टी का भी कोई इतना ताल्लुक नहीं है, ना उनको कोई जानता है, ना उनको वो किसी को जानते हैं। नहीं, अच्छा, तो इस सारी सूरत हाल में PTI ने, जिस तरह आपने कहा कि नंबर्स गेम पूरी नहीं होती अदरवाइज के, जिस तरह कोअर्सिव मेजर्स नहीं ली जाती, तो आपको क्या लगता है कि 25 जो डेट बड़ी इंपॉर्टेंट कहा जाती है, अब सब कुछ फुल कोर्ट रेफरेंस भी सब कुछ, तो फिर क्यों जिद है
कि जी पहले होनी चाहिए? नहीं, वो तो उनको लगता है ना कि अगर 25 गुजर गई, और मंसूर अली शाह का खैर नोटिफिकेशन भी इसीलिए तो रुका हुआ है। अगर शाह साहब का ये नोटिफिकेशन कर देते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि एक बड़ी चेंज आ जाएगी आपके यहाँ पे जुडिशरी के एटीट्यूड में, और जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट फैसले शुरू कर देगी। अब इंडिपेंडेंट फैसले सूट नहीं करते गवर्नमेंट को। जिस किस्म की आइन और कानून से मावरा हुकूमत चल रही है, जाहिर है कि उनको ये सूट नहीं करता। एज फवाद चौधरी, एज ए लॉयर, एज ए सीनियर पॉलिटिशियन, आप क्या सजेस्ट करेंगे हुकूमत को इस वक्त? देखिए, पाकिस्तान रोज़ाना 2 साल में नीचे गया है और अब भी मुसलसल नीचे जा रहा है, कोई उसमें दो राय नहीं है। इंटरनेशनली इरेलीवेंट हो गया है, समाजी तौर के ऊपर हम तबाह बर्बाद हो गए हैं, इतनी ज़्यादा डिवीजन हो गई है कि एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना जो है वो अज़ाब बन गया है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, और सिर्फ स्टेट बैंक के गवर्नर और बाहर से आए हुए 2-3 कंसल्टेंट्स की बातें सुन के, और ये जो बिजनेसमैन जो टोटल फ्रॉडी हैं पाकिस्तान के ज़्यादातर, जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल वगैरह में बैठते हुए हैं, पाकिस्तान को एक सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, और इमरान खान के बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। आप जो मर्ज़ी और कोशिश कर लें, आप सिर्फ वक्त ज़ाया करेंगे। 6 महीने आपने, पहले 2 साल आपने ज़ाया किए हैं, आप अगले 6 महीने फिर ज़ाया करेंगे, और 6 महीने बाद फिर जो आपको इमरान खान के साथ बैठना पड़ेगा। अभी आप इमरान खान की जो सियासी हैसियत है उसको तस्लीम करें, एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग का आगाज़ करें, और उसके अंदर आप फार्मूला बनाएं। वो तो बहुत दफ़ा इनिशिएटिव लिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 12 मरतबा कहा है कि बातचीत होनी चाहिए, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है बातचीत होनी चाहिए। तो वो अगर कहीं पे किस तरफ नहीं चल रही तो उसमें कसूर किसका? किसी ने नहीं कहा। इस तरह नहीं होती बातचीत कि आप प्राइम मिनिस्टर असम्बली में खिताब करें कि जी बातचीत होनी चाहिए, और उसी शाम को जो इमरान खान की बेगम है उनको 12 नए केसेस में आप डाल दें। इधर से बिलावल भुट्टो कहे कि बातचीत होनी चाहिए, और उधर से आप इमरान खान को जो है वो लाइट बंद कर दें कमरे की, और उनको जो है वो ये माहौल दें। सो बातचीत का माहौल बनाना। अभी एज वी स्पीक बानी पीटीआई इमरान खान साहब तो जेल में, और आपने कहा कि सियासी इस्तेहकाम के लिए ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, इंक्लूडिंग पीटीआई, सब कुछ होना चाहिए। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आप कहाँ देख रहे हैं? यू हैव वर्क क्लोजली विद हिम। नहीं, बिलावल भुट्टो ने तो अपनी पॉलिटिक्स, जैसे मरियम ने अपनी पॉलिटिक्स ख़त्म किया, बिलावल ने भी अपनी पॉलिटिक्स ख़त्म कर दी। लेकिन इनका प्रॉब्लम यह है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ जो है वो इनकी इंस्पिरेशन है, और जरदारी साहब और नवाज शरीफ जो हैं वो 80s और 90s की पॉलिटिक्स से आगे नहीं निकले। पाकिस्तान तो तब्दील हो चुका है, हमने तो पाकिस्तान को अपनी, तो बिलावल अभी उसी सोच पे? बिलावल तो पॉलिटिकली उन्होंने अपने आप को इरेलीवेंट कर लिया, ही इज टोटली बिल्कुल फारुक हो चुका। माज़रत से मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे हाफिज एहसान खोकर साहब, सीनियर लॉयर, और हसनात मलिक, सीनियर जर्नलिस्ट। सुप्रीम कोर्ट पर नजर रखते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। फुल कोर्ट रेफरेंस ऑन द रिटायरमेंट ऑफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, उनके लिए 25 तारीख को फुल कोर्ट रेफरेंस की नोटिफिकेशन हो गया है, और सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा यानी कि आउटगोइंग चीफ जस्टिस साहब के एजाज़ में इशाइया देंगे 24 की रात को। चलें, एक चैप्टर तो अब क्लोज हो गया। ये जो कयास आराइयाँ की जा रही थी कि जी ये सारी आइनी तरामीम जो कुछ भी हो रहा है, ये काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन या उनको कंटिन्यू करवाने के लिए किया जा रहा है। दूसरी जानिब आपको मालूम है कि मामला चल रहे हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के हवाले से। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना पीपल्स पार्टी का मुसवदा जो है, आज जो एक कमेटी थी, जो आइनी कमेटी बनी हुई थी, उसमें पेश कर दिया। बाकी जमातों ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने थोड़ा सा टाइम मांग लिया है, पीटीआई ने भी नहीं जमा कराया। हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि मुसवदा दे दिया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी मुसवदा नहीं है। और इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है हाफिज एहसान खोकर साहब ने, लीगल एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपके वक्त का। इनके साथ हसनात मलिक, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जानी पहचानी शख्सियत, और सुप्रीम कोर्ट पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और साथ सियासी मामलात पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात आपके वक्त का भी। हाफिज साहब, हाफिज एहसान साहब, मुझे ये बताएं कि अब ये चैप्टर क्लोज हो गया, अब मामला स्ट्रेट हो गए,
अब ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे। अच्छा, बिस्मिल्लाह ज़मीर, एक तो चीज़ ये है कि जो एक सारी प्रेडिक्शंस की जा रही थी या एक नैरेटिव जो क्रिएट किया जा रहा था या एक स्टैंस जो लिया जा रहा था इस सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं उनको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, उनको डेविएट करने के लिए, वो ये था कि शायद जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस हैं इनके अंदर या तो इनको टेन्योर एक्सटेंड किया जा रहा है एज अ चीफ जस्टिस, 3 साल की भी बात चल रही थी, और या ये है कि 65 से 68 साल जो है वो एज की जा रही है और सबकी की जा रही है, यानी कि हाई कोर्ट की भी 3 साल बढ़ाई जा रही है, 62 से 65 और 65 से 68 जो है। तो मेरा ख्याल है कि आज जो रजिस्ट्रार ने एक लेटर डाला है उसके बाद एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा चीफ जस्टिस है वो 25 को अपना फुल कोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद 26 को जो है नया पाकिस्तान का जो है सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस जो हैं वो बनेंगे या आएंगे। ये तो एक चीज़ आई। दूसरा, उस चीज़ के अंदर जो आपने सवाल किया है कि जी जस्टिस मंसूर का, तो जस्टिस मंसूर की ज़मीर बात उस वक्त आएगी जब आपके मुल्क के अंदर ये चीज़ सेटल डाउन होगी कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स है जिन 4 एरियाज़ के अंदर जा रही हैं, एक आपकी जुडिशल अपॉइंटमेंट्स हैं, एलिवेशन ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की एलिवेशन, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एलिवेशन, और उसके बाद जो है पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनको आपने नॉमिनेट किस तरह करना और सर्टेन प्रोसेस जो है नॉमिनेट, दिस इज न्यू फॉर मी, मतलब अभी तक जो है इसका मतलब है कि जो आईनी तरामीम आ रही हैं उसमें वही एक जो फार्मूला होगा कि पैनल ऑफ जजेस, ऑनरेबल जजेस के नाम जाएंगे और फिर वो उसमें से सिलेक्ट किया जाएगा एक नाम। अभी बाकायदा इंटरव्यूज होंगे जिस तरह कांग्रेस नहीं उस पर नहीं है ज़मीर। अभी तो इस तरह ये है कि अभी तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2010 के अंदर जो अमेंडमेंट आई है कि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस प्योने जज जो हैं वो आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। अब ये है कि जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं चूँकि सर्टेन टीयर्स के अंदर जो प्रपोज कुछ आपके सामने भी आई हैं, कुछ मेरे पास भी आई हैं, तो वो जो पैनल एक बनेगा उसको जाएगा आपकी नेशनल असम्बली की एक कमेटी बनेगी जो 8 मेंबर्स पे है और वो रिकमेंड करेगी। अब अभी तक इशू ये है कि वो पैनल जो है वो 3 का होना चाहिए या 5 का होना चाहिए या 6 का होना चाहिए, क्योंकि इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जब चीफ जस्टिस लगते हैं तो 6 है, किसी मुल्क के अंदर 5 भी लगते हैं, किसी मुल्क के अंदर 3 भी लगते हैं। अब वो जो पैनल है जब वो बनेगा जो आपकी सीनियरिटी लिस्ट की बुनियाद पे है, अगर ये अमेंडमेंट्स जो हैं वो पास होती हैं तो उसके बाद वो नेशनल असम्बली की जो कमेटी जो प्रपोज के अंदर आई है वो नाम भिजवाएगी प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर एक रिकमेंडेशंस अपनी देंगे उन जो आएगी और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको नोटिफाई कर अच्छा, चले मुझे इस पर मजीद भी बात करते हैं। मुझे एक बात क्विकली बता दें, ये सुनो कि काजी फायज ईसा साहब एक दरवाजे से एग्जिट लेंगे रिटायरमेंट का और किसी और दूसरे दरवाजे से सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। नहीं देखें, अभी तो जो आपके मतलब नहीं आपके सामने जो एक अमेंडमेंट आई है जिसके अंदर अभी तक वैसे बड़ी दिलचस्प बात है कि कहीं पे उसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ है, कहीं पे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, दोनों है, लेकिन ज्यादा जो है मेरा ख्याल है कि इसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आएगा जो कि इसकी रिप्रेजेंटेशन भी इक्वल है, फिर इसने आपने प्रोविंसेस के अंदर भी आपने इसको लेके जाना है। और दूसरा ये है कि जो इसके अंदर अभी एक विंडो है वो है 65 से 68 साल की, कि 65-68 साल है और 3 साल का जो है वो अगर पहले हो जाती है तो फिर ये फुल कोर्ट रेफरेंस रिटायरमेंट का ये नल एंड वॉइड नहीं वो ये नहीं है कि इसमें ये नहीं है कि इस वक्त इन सिचुएशंस के अंदर जो है कि एक ऐसा शख्स जो है जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस है वो ऑटोमेटिकली उधर चला जाएगा। अगर आपने इस प्रोसेस के अंदर किसी सर्विंग जज को लेके आना है तो वो आपको प्रोसेस जुडिशियल कमीशन का लगाना पड़ेगा और जुडिशियल कमीशन का प्रोसेस उतनी देर मुकम्मल नहीं होगा जितनी देर आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं आएगा। हसनात, अब आपने गुफ्तगू सुन ली और कहा यह जा रहा है कि आजकल सबसे ज्यादा खबर जो है वो एहसान अहमद खोखर साहब के पास होती है। अब आप मुझे बता दें कि आपके पास क्या खबर है। देखिए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का आइडिया तो बज़ाहिर ये लग रहा है ड्रॉप हो रहा है उस पे। एक मिनट, कैन यू रिपीट दैट? जी बज़ाहिर या डिसाइडेड? तकरीबन फैसला साजों ने तो जो है वो यही फैसला किया है कि वो बड़ा मुश्किल है, सिर्फ बनानी नहीं है उसको चलाना भी है। और वकला में जो एक दिन ब दिन जो है वो रिएक्शन आ रहा है, तो ये ऐसा ना हो कि स्टेबिलिटी के बाद ज़्यादा ही इंस्टेबिलिटी ना हो जाए। एक अदालत को आपने चलाना भी है और ये इसमें कोई शक नहीं है। चीफ जस्टिस हेक्टिक एक्सरसाइज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी टीम से करवाई है एंड द टोटल फोकस इज ऑन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी और खासकर बिलावल भुट्टो जरदारी की ये पूरी ख्वाहिश है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने। हालांकि मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा लीड जो पीपल्स पार्टी ने दी है इस पे कुछ इतलात हैं कि सीनियर क़यादत जो है वो भी
बिलावल भुट्टो साहब के जो ये इस वक्त जो ये लीडिंग रोल है उस पर बड़े कंसर्न उनको हैं कि पहली दफ़ा 2009 के बाद एक जुडिशरी है जो हस्टाइल नहीं है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। हमने 2009 से 2023 तक देखी मुश्किलात रही हैं। अभी पहली दफ़ा यह है कि कुछ ऐसे जजेस भी हैं जो पीपल्स पार्टी के एक एक्टिव मेंबर रहे हैं, जो जज हैं इस वक्त, जियाले रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आप देख सकते हैं, और कई ऐसे हैं। अब उनको आपने कंट्रोल करने के लिए सारा कुछ तो हो रहा है ना कि ये 200 केस है टोटल सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट का। असल तो है कि निज़ाम को कंट्रोल करना है, जो निज़ाम बनाया है 8 फरवरी के बाद उसको मुस्तहकम करने के लिए, चलाने के लिए एक आईनी अदालत चाहिए। हालांकि आपको पता है कि आईनी अदालत में भी पहले ही 18वीं तरमीम को रोल बैक कर सकती है, सही है, जो हालात बन रहे हैं। जो तो मेरा ख्याल है कि वहाँ यही डिसाइड हो रहा है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड का आइडिया ड्राफ्ट किया जाए। ये जो बात है पैनल की, इस पे बात हो रही है। हाँ जी, अब मसला ये है कि हमारे तो कार्ड ओपन हो गए हैं, जैसे मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन। अब आपने बात की है तो मैं सवाल ले लें कि अब ये आ गया है नोटिफिकेशन फुल कोर्ट रेफरेंस का फॉर द रिटायरमेंट ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। अब पिछले काफी अरसे से मैं देख रहा हूं कि काफी दिन पहले नोटिफिकेशन नहीं आ जाता होता, जो आउटगोइंग ऑनरेबल चीफ जस्टिस की जगह जो चीफ जस्टिस कितने दिन पहले आ जाता? देखिए वो मसला ये है कि पिछला तो 78 दिन पहले आ गया था। अच्छा जी, इस दफ़ा मसला ये है कि ये सियासी जमातें जो पोजीशन ले चुकी हैं, अब इनको यू टर्न लेते लेते भी बड़ा टाइम, तो ये 78 घंटे पहले आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि नोटिफिकेशन हो जाएगा जस्टिस मंसूर अली शाह का, लेकिन मसला ये है कि अब थोड़ा सा एक पार्लियामेंट का सहारा देना है, फिर कहना है कि जी हम ये प्लान पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रहे हैं, जो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से कुछ चीज़ें ड्रॉप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हुकूमत के अंदर एक तबका जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह का बैर वकला से ज़्यादा हामी है, और वो इस मामले में है कि हमें कोई मसला नहीं है निज़ाम को, ये गलत तरीके से हमें मिसगाइड किया जा रहा है कि मंसूर अली शाह आ जाएंगे तो निज़ाम लपेटा जाएगा। तो ये अब मेरा ख्याल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो उनका नोटिफिकेशन, वैसे चांसेस तो थे जो मेरी इतला के मुताबिक ये तब्दीली आई है 7 अक्टूबर के बाद, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक मीटिंग हुई, उसके बाद ये हुआ कि हमें FCC ड्रॉप करना चाहिए, हमें चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को नोटिफाई करना चाहिए, और अभी जो और तरामीम लानी है वो उनके साथ मिलकर जब वो चीफ जस्टिस बने उसके बाद लानी चाहिए, और काजी फैसल साहब को घर जाना चाहिए। तो मंसूर अली शाह का हाफिज ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह जी, वही मैं कह रहा हूँ। इसी वजह से ये हो रहा है कि पिछले साल अगर आपको याद होगा सबसे ज़्यादा बुरा भला मंसूर अली शाह को कौन कह रहा था, वो PTI कह रही थी कि जी 90 दिन के अंदर इंतखाबात अगर किसी ने रोके हैं तो मंसूर अली शाह ने रोके हैं, अतर मिनल्ला ने रोके हैं, या अफरीदी ने रोके हैं। इन्होंने ये जो है वो कहा कि जी पहले लाहौर हाई कोर्ट डिसाइड करे, हालांकि उमर अता बंदयाल साहब तो चाह रहे थे कि इलेक्शन हो, और उन्होंने तो डेट भी दी। आसिफ साहब को बड़ा अजीब सा खौफ लगा हुआ है कि जनाब अगर 25 अक्टूबर के बाद हो सकता है हल्के खुल जाए और उसके बाद इंतशार हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि वो कोई बात खौफ ज्यादा है, नहीं, कोई मे भी देयर इज मोर फियर देन मेरा ख्याल है ये कैसे देखें, आर्टिकल 225 बड़ा क्लियर है, कैसे हल्के खुल सकते हैं। 184(3) में आप पूरा इलेक्शन कलम करके क्या आपको ये क्या होगा, फिर केयर टेकर आएगी, वो उससे ज्यादा मामला खराब हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बिला वजह का खौफ है। मेरा नहीं ख्याल के हालात हैं इस वक्त सारे चाह रहे हैं कि स्टेबिलिटी हो। स्टेबिलिटी FCC से नहीं आनी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट से नहीं आनी, और वो स्टेबिलिटी आनी है जैसे मंसूर अली शाह के नोटिफिकेशन से, और हुकूमत को कोई इसमें इनकी ये कोई डिफीट नहीं होगी। हुकूमत इन दी इंटरेस्ट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट में वो ये फैसला करेगी, और मेरा ख्याल है कि अच्छा फैसला होगा कि मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन करें, और वो हो जाएगा। देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि ये बात हुई है। अब जो लोग इस वक्त लीड ले चुके हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, और अब वो देखें उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा मौलाना फजल रहमान साहब ने जो ये FCC, पहले वो खुद कहते थे कि आईनी अदालत हो, अब वो क्यों पीछे हटे हैं, वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो, क्यों हटे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन आज बेंच की प्रोविजन मौजूद है, वो हो सकती है। उनको समझ आ गई कि ये पॉलिटिकल पर्पस के लिए इंटेंशन बोनाफाइड नहीं है जिसकी बुनियाद पे ये FCC बन रही है, इससे हम सारे बदनाम होंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने करना है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मेरा ख्याल है हुकूमत अगर देखे अकलमंदी का मुजाहरा, इस वक्त ये यूनानिमस भी हो सकता है, और वो जो कंपोजिशन होगी हाफिज साहब सेकंड करेंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई हॉस्टाइल जजेस लग नहीं रहा हाफिज साहब का आपकी किसी बात में सेकंड करेगा। इफ यू अलाउ मी आई नीड टू टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी मुख्तसर सी ब्रेक का। गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प है, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। जी जनाब हसन अहमद खोखर साहब, अब आप बताएं। अच्छा ज़मीर भाई, एक तो ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की अमेंडमेंट नहीं आएगी तो चीफ जस्टिस सेंट्रिक अमेंडमेंट नहीं आएगी। ओके, आपका ये जो सारा प्रोसेस है वो सिर्फ इस वजह से इनिशिएट किया जा रहा है कि COD के अंदर एक चीज़ तय हुई, दुनिया के 70 ममालिक के अंदर इशू 200 केसेस का नहीं है। ये अगर आप देखें तो ये है कि आपकी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के साथ साथ आपकी प्रोविंशियल कोर्ट्स भी बनेंगी, जिसके अंदर आपका मेजर चंक पड़ा हुआ है, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वो बनेंगी, फिर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी आएगी। और वो जो एक इम्बैलेंस हुआ है पाकिस्तान के आम आदमी लिटिगेट के अंदर, या और ये जो गवर्नमेंट की लिटिगेशन है या पॉलिटिकल पार्टीज़ की लिटिगेशन है, उसको आपने किसी न किसी जगह एक रास्ते पे लेके जाना है ताकि आपका रेगुलर क्रिमिनल, सिविल और गवर्नेंस सिस्टम जो है वो चलता रहे। अब ये है कि क्या ये जो एक्सपीरियंस होने जा रहा है ये कोई अनप्रेसिडेंटेड है। हमने थोड़ा सा इसको कंट्रोवर्शियल कर दिया है जस्टिस फाइज ईसा का नाम लेके और जस्टिस मंसूर का नाम लेके और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम लेके, कि शायद ये ख्वाहिश है किसी की कि ये ना आए या बेंच की तरफ चला जाए। बात सीधी सी है कि पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। अगर ये पर्सन स्पेसिफिक वाला मामला आता या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस वाला मामला ये आता तो आपके सामने ये जो ड्राफ्ट आया हुआ है या जिस लेवल पे अब डिस्कशन उसके अंदर चली गई है वो नहीं आनी थी। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि क्या इस हाइपोथेटिक चीज़ पे जाइए। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो भी चीफ जस्टिस या जज है उसे न्यूट्रल होना चाहिए, उसकी ऑब्जर्वेशन नहीं आनी चाहिए। मलिक साहब ने अभी क्लियरली बात की कि आर्टिकल 225 के होते हुए है, और मैंने भी यही कहा है कि फोरेंसिक ऑडिट जो है वो आप नहीं कर सकते, ये आपके ट्रिब्यूनल्स करेंगे। फिर हमें रिजर्व सीट्स की जो प्रोसीडिंग चल रही थी, हमें बार बार क्यों वहाँ पे ऑब्जर्वेशन नज़र आई कि जी आर्टिकल 184(3) के नीचे जो पटिशन पड़ी हुई है उसको एंटरटेन होना चाहिए। आप भी उसके विटनेस है, ये भी विटनेस है। क्या ज़रूरत पेश आ गई जो बेंच के अंदर लोग बैठे थे, जो उनके पास कॉन्ट्रोवर्सी भी नहीं थी, जो सुप्रीम कोर्ट उन्हें इख्तियार भी नहीं उस चीज़ के अंदर देता। एक 12 जुलाई का फैसला इतना कुछ ट्रिगर नहीं, ये नहीं है, जज की ऑब्जर्वेशन है, वर्बल लॉस की बुनियाद पर वो जज मैटर भी नहीं कर रहा। ये इशू नहीं है। इशू ये है, इशू इस वक्त ये है कि क्या ये जो चीज़ें होने जा रही हैं ये लॉन्ग रन पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के लिए बेहतर हैं या नहीं है, ये है वो बुनियादी बात। अब वो बुनियादी बात को किए बगैर हम पर्सन स्पेसिफिक पे चलेंगे, जी फलां जज आ जाएगा तो गवर्नमेंट को टफ टाइम नहीं है, फलां रह जाएगा तो गवर्नमेंट को टफ टाइम नहीं है, फलां उधर चले जाएगा। हमें इससे निकल आना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि क्या पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के अंदर मेजर जुडिशल सर्जरी की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, सर्जरी की ज़रूरत है फ्रॉम द डाउन। नहीं, उसके अंदर ये है कि आपको ना सिर्फ इस इदारे को नहीं आ गया ना। देखिए, आपको सबसे पहले ये है कि आपने अगर किसी चीज का हमेशा ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है, आपने सुप्रीम कोर्ट, आपकी हाई कोर्ट्स, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, अगली जो चीज आएगी वो आएगी आपकी आउटडेटेड लेजिस्लेशन जो है कि 1860 जल्दबाजी में सर्जरी नहीं, जल्दी का कहीं पे चीर फाड़ करके सत्यानाश ना हो जाए। नहीं, कहां जल्दी? मौलाना साहब भी कह रहे हैं इतनी नहीं, देखें 2006 नहीं, देखें 2006 से आपका एक आइडिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए। अब जिन 200 केसेस का ये नाम लेते हैं, पिछले 2 साल का या पिछले 12 साल का ये एक्सपीरियंस आप देख लें कि कितना टाइम इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर जाके नंबर ऑफ जजेस बढ़ा दे, सुप्रीम कोर्ट पे बढ़ा दे, हाई कोर्ट पे बढ़ा दे। फिर आप कॉन्डक्ट पे क्या करेंगे ना? फिर कॉन्डक्ट आपने देखा ना कि आप जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मेरी जुरिस्डिक्शन है और आपको 63A के अंदर और जजमेंट आ जाती है। मैं किसी और केस के अंदर जाता हूं, सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर को और जजमेंट दे देती है। फिर उस क्या सुप्रीम कोर्ट का काम पॉलिटिकल फैसिलिटेशन लफ्ज होता है इंटर एलिया, मतलब कि नहीं, इंटर एलिया तो देखिए ना, बहुत सारे केसेस ऐसे हो सकते हैं जो कि क्रिमिनल नेचर के भी हो। चले मुझे ये बताएं, 1947 से लेके आज तक 2024 तक जो है, आप जरा वो जजमेंट्स बताएं जिसके ऊपर आप प्राइड करें कि ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दी हैं और ये जजमेंट आप जैसे वुकला जाके सारी जजमेंट्स को कोट करते हैं सर एज पर दिस जजमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स हैं, वो मार्शल लॉ की आप जजमेंट्स देख लें, वो उसके बाद सिविल डिक्टेटरशिप की आप देख लें, और पिछले 10-12 साल के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देख लेना। क्या किसी सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि पाकिस्तान के एक सर्विंग प्राइम मिनिस्टर को कहे कि मैं तुम्हें 1 मिनट की सजा देता हूं और घर चला जाए? उसके बाद आगे जो है लेके कौन कहेगा? नवाज छोड़े ना इस चीज को,
क्या सुप्रीम कोर्ट का काम फिर ये काला कोट पहन के दोनों भाई गए? अच्छा, फिर उसके बाद तो पहले तो खुद माफी अच्छा, मांगे। क्या सुप्रीम कोर्ट का काम ये है कि 184(3) के अंदर इन्वेस्टिगेशन करे, इंक्विजिटोरियल जुरिसडिक्शन? वही कहा जा रहा है ना कि इसमें 184 फ्रॉम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 184 स्टैंड्स डिलीटेड। और लास्टली मैं फिर इनकी तरफ चला जाएगा, और लास्टली ये है कि अगर ये चीज होने जा रही है और उसके अंदर ये है कि एक आप ऐसे सिस्टम की तरफ जा रहे हैं कि जिस सिस्टम के अंदर डिवीजन ऑफ जुरिसडिक्शन है, ना इसके अंदर सेपरेशन ऑफ पावर का इशू है, ना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का इशू है, इसके अंदर आपने फंक्शन जो है, जो आपके एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, इंट्रा गवर्नमेंटल है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है और पब्लिक इंटरेस्ट है, ठीक है, लेकिन आपके साथ ब्लैक कोर्ट्स वाले कह रहे हैं हम उसको सेंट्रिक जो है ये आजादी 10-12 जजेस पे कर दें। मसला ये है कि अब देखें ना, जस्टिस मंसूर अली शाह जब आ रहे हैं तो ये चीज़ें क्यों हो रही, एप्रीहेंशन है ना सिर्फ, और 25 से पहले क्यों हो रही? मामलात अगर आपने करने हैं तो थोड़ा डिले कर दें, जैसे उनकी बात है पब्लिक कंसल्टेशन करें इस मामले में। बिलावल साहब तो इतने श्योर हैं, वो कहते हैं कि नंबर्स गेम का मसला ही कोई नहीं है, हम तमाम को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं कि मुझे क्या आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है कि सिर्फ के अंदर है जब 9 महीने लगे थे? नहीं सर, नहीं, 18वीं तरमीम के अंदर जब आपने जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को बेहतर किया तो 19वीं आईनी तरमीम में कितने घंटे लगे थे? अच्छा, फिर आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारी जो है एक्सीड करती है, और डेफिनेटली गवर्नमेंट को एक एप्रीहेंशन होगा कि जी एक स्टे ऑर्डर आ जाएगा जल्दी। जो अब इस वक्त जुडिशरी के तजिए हो रहे हैं ना कि जुडिशरी ने ये कर दिया वो कर दिया, जुडिशरी चेंज हुई जिसने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में 10 जजेस ने कहा कि पार्लियामेंट हम एक कानून बना सकती है हमें रेगुलेट करने के हवाले से, अगर अनटिल अनलेस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वायलेट न, उस दिन से तब्दीली आई। 10 जजेस, उसमें मंसूर अली शाह भी थे, अतर मिनल्ला साहब भी थे और जजेस भी थे। सिर्फ प्रॉब्लम अच्छा ठीक है, ऑर्डिनेंस है। अब मसला ये आ रहा है, वो जजेस आप इफ्तिखार चौधरी के दौर को, साकिब निसार के दौर को तजिया करके अब मौजूदा जजेस, जो मेरा ख्याल है कि उनको क्यों निकाला जा रहा है, वो माजी में अगर नेक्सस जो पावरफुल सर्कल के साथ अगर ये जजेस आज भी खड़े होते तो एक मेरा ख्याल है कि बड़ी मुश्किल से फिर अमेंडमेंट ना होती। अब उनको, मेरा ख्याल है कि ये सियासतदानों को पहली दफ़ा इंडिपेंडेंट जज जो है ना वो पसंद नहीं आ रहा है, और उनको ये है कि जी ऐसे जज हों, अपने जज अपॉइंट करें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में। पीपल्स पार्टी का मसौदा पढ़ा आपने? उसमें आप देखें कि 3 साल के लिए जी रोटेशन होगी, और इसके अलावा अच्छा पीपल्स पार्टी का मसला क्या है, उनका ये है कि जी अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा है, अब हमने पोजीशन ले ली है, अब हमने करना ही करना है। हालांकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा हुआ है कि 6 साल के लिए आईनी अदालत होगी, उसके इंग्लिश वर्जन देख। अब 6 साल में, उस वक्त 2005 में मार्शल लॉ था, आइन का हुलिया बिगड़ा हुआ था, 18वीं तरमीम ने आपने सारी चीज़ें रिमूव कर दी, उस वक्त आपने आईनी अदालत नहीं बनाई। अब जो आईनी अदालत की बात हो रही है ना, वो तो सिर्फ ये हो रही है कि जो इस वक्त जजेस हैं, इंडिपेंडेंट जजेस हैं, जिन्होंने 6 जजेस ने ख़त लिखा है, और या जो ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, इनको ताकि कंट्रोल किया जाए, इसके लिए हो रहा है, इस पर्पज के लिए सारा मामला हो रहा है। कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास? वो कहते हैं कि नंबर्स पूरे हैं, ताम हुकूमत तमाम जमातों से मुशावरत चाहती है। देखिए नंबर, अगर आपने कोर्सिव एक्शन लेके नंबर पूरे करने हैं, आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, मैं तो समझता हूँ 18वीं तरमीम में आपका इस वजह से अगर आपने लोटों के जरिए माजरत के साथ करनी है अमेंडमेंट, तो उसकी कोई मॉरल, उसकी वो हालत, वो जो पोजीशन चलेगी कैसे? इस वक्त वकला, अभी सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन होने हैं अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में, आपको पता चलेगा ये 8 फरवरी वाले इलेक्शन होंगे। इसके अलावा मैं बताऊं कि पाकिस्तान बार कौंसिल में जो 5 साल के लिए ये मेंबर बैठे हैं इस वक्त, और उसको लीड कर रहे हैं फारूक नाइक साहब, वो किसके लीगल माइंड है? पीपल्स पार्टी के। उस ग्रुप को, इंडिपेंडेंट ग्रुप को लीड कौन कर रहा है? आजम नज़ीर तारड़ साहब। अब ये 5 साल जब नून लीग ज़ेर-ए-ताब थी, इन लोगों ने पाकिस्तान बार कौंसिल में आए, अब ये बाहर निकले और जो अपॉइंट यानी इलेक्ट होकर आए, तो फिर पता चलेगा हालात बड़े डिफरेंट, तब्दील हो चुकी है 8 फरवरी के बाद सिचुएशन। और मेरा ख्याल है जजेस जो हैं, इनको, इन जजेस ने कुछ भी नहीं करना, ये गलत एडवाइस हुकूमत दे के कि जी ये करें ये करें, उस वजह से स्टेबिलिटी आएगी। जो पर्पज़ आपका है वो है स्टेबिलिटी है, निज़ाम चले, निज़ाम को मसला नहीं होगा, मेरा ख्याल है जैसे मंसूर अली शाह के होते। तो आपका ये कहना है कि 7 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, उसमें सैनिटी प्रिवेल्ड, और उसमें ये डिसाइड हुआ, सारा कुछ हुआ कि जी ये चीज हमने जिस पर्पज के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनाते, स्टेबिलिटी मंसूर अली शाह साहब को देखें, लेकिन मसला ये है, जो पुराना तरीका उसके तहत मसला ये है हो जाते हैं, मसला, और उसके बाद अगर लाएंगे तो आईनी तरंग, मसला ये है कि यही बात बिल्कुल। लेकिन इस मसला ये है कि इस हुकूमत के स्टेक होल्डर्स बहुत, पीपल्स पार्टी भी स्टेक होल्डर है,
और बल्कि लीड ली हुई है नून लीग। सिर्फ इस पे सिर्फ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लीड हुई है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के मामले में। इवन इस मामले में अगर पीछे हटते हैं तो मौलाना फजल रहमान भी उनसे भी कहा गया है। तो ये सारी चीजें देखें मेरा ख्याल है होगी। और मौलाना फजल रहमान खुद कह रहे थे आईनी अदालत, अब वो आईनी बेंच क्यों कह रहे हैं, बल्कि हाफिज साहब की मुलाकात हुई थी, उन्होंने आईनी कोर्ट की बात की। वैसे हाफिज साहब क्यों आप हमें बताएं कि आप क्या उधर भी एडवाइस दे रहे हैं? नहीं, मौलाना ने जो तकरीर की थी नेशनल असम्बली के अंदर, उसके अंदर उन्होंने यही कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए और जजेस की अकाउंटेबिलिटी, और 19th अमेंडमेंट पे उसके अंदर बात आई थी। अभी भी आप देखें कि जो ज़्यादा कंसर्न सबका था कि शायद उन अमेंडमेंट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे आर्टिकल्स को किया जा रहा है। अब आपके सामने जो चीज़ें आई हैं वो स्पेसिफिक सेंट्रिक आई है कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम जो है स्टार्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट नीचे तक उसे बेहतर किया जाए। अगर हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 10(5) से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को पार्लियामेंट की विजडम के तौर पे माना है, या नैब अमेंडमेंट्स को विजडम के तौर पे माना है, या उसके बाद आर्टिकल 63A का जो रिवर्सल आया है वो पार्लियामेंट की विजडम के तौर पे माना है, तो अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ये फैसला कर लेती है कि अब हमें जो अदालती निज़ाम है वो इस तरह का चाहिए, तो हमें उस विजडम को मानना चाहिए, उसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंदर और उसको स्पेसिफिक पर्सनैलिटीज़ के अंदर और उनको जजेस राइवलरी के अंदर। आप देखें ना कि काजी फाइज ईसा साहब का पिछले 6-7 माह का आप देख लें, सारे हमारे दोस्त जो थे जो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं वो सबका सेंट्रिक इस चीज़ के अंदर था कि जी ये एक्सटेंडेड टेन्योर है और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आगे लेके जाएंगे, और ये बात जो है बिल्कुल जो सारी चीज़ें वो काजी साहब के लिए, और बात सिर्फ इस हद तक थी 3 साल की चीफ जस्टिस और टेन्योर थी। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बिल्ड की जा रही थी, ये अभी भी है, अभी भी इस चीज के अंदर जो कहा जा रहा है ना कि नोटिफिकेशन फलाना जो है, देखिए बात ये है, वो तो सैनिटी प्रिवेल कर गई है। अगला जो 63A का फैसला है, एक स्टेटमेंट दे देते काजी फैसला साहब, काजी साहब दे देते कि जी मैं 25 को घर जा रहा हूँ, बल्कि उन्होंने अच्छा एक खबर गलत चली, लिखा हुआ नहीं, लेकिन अच्छा बात उसको फिर बार-बार इस चीज और हर केस के अंदर जो है चीफ अब जा रहे हैं, मुनासिब नहीं है ये बातें अब बाहर निकल आएंगी कि देखें जब एक गलत खबर चली ना कि जी मैं तो जा रहा हूँ, उन्होंने क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा मैंने ये कहा कि मेरे पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन का मैं हामी नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जा रहा हूँ। अब देखिए if the legislation is futuristic, मेरा ख्याल है कि काजी फैसल साहब की जो शख्सियत को जो लोग समझते हैं वो उनको मालूम है कि वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, और असल वजह यह है कि हुकूमत अब जो है ना पीछे हटी। लेकिन एक बात मैं बड़ी वाज़ेह, अगर आपने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनानी है, चीफ जस्टिस काजी फैसल के बगैर वो नहीं चल पाएगी, वो नहीं चल पाएगी। इसका मतलब है कि एक जो अलग अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनती है तो उसके चीफ जस्टिस काजी फैसल होंगे, अगर बनती है तो नहीं होंगे या नहीं, लेकिन उनके बगैर चल नहीं पाएगी। लास्ट कमेंट सर। देखिए हमें पर्सनैलिटीज़ पे जाना नहीं चाहिए। देखिए अगर काजी फाइज ईसा का एज ए चीफ जस्टिस या होना जो एक्सेप्टेबल नहीं और कहा है कि चल नहीं रही अदालत, तो अभी ये प्रिज्यूम कर लेना कि सिर्फ वही उस शख्स को वहां पे जाके चला सकते हैं, मेरा ख्याल है ये बात एक क्लोजिंग कमेंट दे दें। हसनात ने 2 बातें की हैं, एक तो ये कि जी जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन हो जाएगा आने वाले दिनों में, एक चीज। दूसरी चीज जो 7 अक्टूबर को मीटिंग हुई है कि क्या ये थॉट है कि इन दोनों चीजों को अभी पेंडिंग में डाल दिया? अच्छा, एक तो ये एक तो ये है कि 7 अक्टूबर वाली मीटिंग ना मेरे इल्म में है, पता नहीं मलिक साहब का कौन सा इसके अंदर सोर्सेज है। अगर आज डेट हो गई है तकरीबन जो है 11 जो है, तो 4 दिन के अंदर अगर फिर आज जो आपने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग एक आई और कल उस भी फाइनल के अंदर चला गया है, तो आज की फिर मीटिंग ही नहीं होनी थी अगर 7 अक्टूबर के अंदर बकौल इनके कि सैनिटी प्रिवेल की गई है तो वो नहीं है। दूसरा नोटिफिकेशन और दूसरा ये है कि अब नोटिफिकेशन जिसका भी आएगा या उस प्रोसेस के अंदर आएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद आएगा, उससे पहले ये बनता नहीं है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अमेंडमेंट्स आएंगी नहीं। अच्छा ये तो नहीं कहा उन्होंने, कहा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की। अगर इनकी भी बात मान ली जाए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है लेकिन जजेस की जो एलिवेशन जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का एक पैनल है, तो फिर अमेंडमेंट होगी तो कुछ होगा ना। अब ये कह देना कि अमेंडमेंट से पहले जो है वो पैनल वाला बात जो है वो हो ना, और मंसूर अली शाह साहब जस्टिस साहब का आप नोटिफिकेशन किस तरह मुमकिन है? दोनों सूरतों के अंदर जो है चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने या उसके अलावा चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है वो जो भी होगा डिसाइड हो जाए, फाइनल हो जाए, उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बाद नोटिफिकेशन होगा।
देखिए बाहर डिलिब्रेशन लग रहा है। देखिए 7 से मैंने कहा नहीं कि फैसला होगा, मैं ठीक है, बता रहा वहाँ हूँ पे कि एक डिलिब्रेशन discussion स्टार्ट हुई कि deliberation, एफसीसी में हम इंस्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी और उस पर फिर मामला हुआ। और मेरे ख्याल में ये जो है ना कि अमेंडमेंट आएगी, वहाँ ये भी बात हो रही थी कि अमेंडमेंट हमें ताकि एक ये जो हिजान खड़ा हुआ है इसको ख़त्म करके जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं जिस पे कंसेंसस हो सकता है, जजीज की अपॉइंटमेंट का मामला है, वो चीज़ें वो थोड़ा आगे चल के 25 के बाद भी हो सकती है। अब देखते हैं नंबर। वैसे एक इशू है नंबर बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं नंबर में, हालांकि पीटीआई वाले कहते हैं जी नंबर इनके पास नहीं है उनके। अब वो ये क्लेम कर रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं, इनके अपने एक दो लोग बाहर हैं, तो अब नंबर भी नंबर गेम पे अभी कहानी चल रही है। आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।